सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर चल रहा है हमारा टीएस ग्रेवाल बुक से। तो क्वेश्चन है, मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू बी इशूड एट 20% प्रीमियम। देखो प्रीमियम कितना है 20% और फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये। तो 10 रुपये का 20% मतलब 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। ठीक है, प्रीमियम हो गया 2 रुपये का। द मनी पेएबल पर शेयर वॉज, देखो अब ये इंस्टॉलमेंट्स समझा रहा है कि कैसे कैसे पैसा कंपनी मांग रही है। तो एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट में 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अलॉटमेंट होगी 2 + 2p क्योंकि प्रीमियम अपना 2 रुपये का है। फर्स्ट कॉल 2 की और फाइनल कॉल 1 की। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं, जो एजम्पशन रहती है, मान लो आपको कभी नहीं पता कि प्रीमियम का क्या हिसाब किताब है, तो जो प्रीमियम रहने वाला है वो आपका अलॉटमेंट पर ही ड्यू रहेगा, ऐसी हमारी एजम्पशन होती है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। अब नीचे देखो आपको कैटेगरीज गिवन है, कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज। तो देखो इशू हमने कितनी करी है, हमने इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा। कितनी ज़्यादा? 40,000 ज़्यादा। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 है, कह रहे हैं एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर्स इन फुल। इन फुल मतलब जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको पूरे 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करें। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर प्रोराटा नहीं है, तो कैटेगरी 1 में प्रोराटा नहीं है। कैटेगरी 2 देखो, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स 60,000 शेयर्स, तो यहाँ पर 20,000 का सरप्लस आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर प्रोराटा है। और थर्ड कैटेगरी है 2 एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स 40,000 शेयर्स, तो यहाँ पर भी 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी प्रोराटा है। आगे देखते हैं, कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 वो है जो इजी वाली कैटेगरी है अपनी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अप्लाइड है वही अलॉटेड है, मतलब ये जो एप्लीकेंट्स है ना, ये बेसिकली ये अलॉटेड ही है, इनको अलॉट भी इतने ही हुए। ठीक है, तो यानी कि कैटेगरी 1 वाले तो अलॉटेड है, तो 1,000 शेयर्स इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में जो एप्लीकेंट्स है, तो यानी कि हमारे को यहाँ पर अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ये अलॉटेड नहीं गिवन आपको यहाँ पर अलॉटेड निकालने पड़ेंगे कैटेगरी 2 का। तो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, एरियर करा है इन लोगों ने। दीज शेयर्स आर फोरफीटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, इन्होंने फर्स्ट कॉल पर भी एरियर करा और उस दौरान इनका क्या हो गया, फोरफीचर हो गया। तो आपको यहाँ पे अलॉटेड पता है कैटेगरी 1 के, लेकिन इनके अलॉटेड निकालने और तब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर आगे बोल रहे हैं होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 3। ठीक है, ये जो होल्डर होता है ना, होल्डर मतलब होता है अलॉटेड, होल्डर मतलब अप्लाइड नहीं होता, होल्डर मतलब उन्होंने ऑलरेडी आपको अलॉटेड ही बता दिया। ठीक है, तो होल्डर मतलब अलॉटेड, ये याद रखने वाली बात है। होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एरियर करा है एंड दीज शेयर्स आर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल, तो इन्होंने 2 जगह एरियर करा है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। ठीक है, फिर कह रहा है 1,300 शेयर्स, फिर आगे देखो ये री इशू के बारे में समझा रहे हैं। 1,000 ऑफ कैटेगरी 1, तो कैटेगरी 1 वाले तो अलॉटेड वाले हैं, एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो टोटल देखो 1,300 शेयर्स री इशू करे जा रहे हैं, जिसमें से कैटेगरी 1 के 1,000 हैं और 300 कैटेगरी 2 के। लेकिन कैटेगरी 2 के ना जो आपको डेटा गिवन है, इसमें फोरफीट बहुत सारे हुए, 300 से ज़्यादा फोरफीट हुए होंगे, चाहे ये अप्लाइड गिवन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 300 से ज़्यादा फोरफीट हुए होंगे, लेकिन री इशू सिर्फ 300 ही करे गए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एट 8 पर शेयर वाली लैंग्वेज री इशू की एंट्री में बैंक में जाएगी, फुली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 रुपये। ठीक है, तो हमें जर्नल करना है,
साथ साथ हमें कैश बुक करनी है और बैलेंस शीट करनी है। तो एक चीज याद रखना, देखो खाली जर्नल नहीं करना, एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी जर्नल एंट्री के साथ साथ कैश बुक बनानी होती है ना, तो कैश वाली ट्रांजेक्शन्स आपकी कैश बुक में जाएंगी, जर्नल में शो भी नहीं करते उन ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसर को। ऑलराइट, तो वर्किंग नोट सबसे पहले आपको बनाना है, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, पहले तो कैटेगरीज लिख ली, ठीक है, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करा है, और स्ट्रक्चर उतना ही बनाया जितना बन पाया, ठीक है। अभी कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन करनी है, अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा रेडी नहीं है। तो एप्लीकेशन गिवन है 5 की, अलॉटमेंट 2+2 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल हमारी 1 रुपए की, ये क्वेश्चन में बताया गया। कैटेगरी 1 में प्रोराटा नहीं है, तो एप्लीकेंट्स गिवन है 1000 के कैटेगरी 1 के, तो उन्होंने एरियर करा है अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पर, फिर उनका हुआ 4 फीचर, तो वो लिखा। फिर कैटेगरी 3 के होल्डर पता है, होल्डर मतलब अलॉटेड ही होता है, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे एरियर करा और फिर उनका 4 फीचर हो। तो ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 का तो पता है। कैटेगरी 2 का हमारे को बताया गया है कि एप्लीकेंट्स ऑफ 1200 शेयर्स, ठीक है, तो अलॉटेड हमारे को निकालने हैं किसके, कैटेगरी 2 के, ठीक है, जिन्होंने एरियर करा है, तो वो क्या होंगे, एप्लीकेंट्स हमें 1200 पता है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, अलॉटेड का आंसर हमेशा कम आएगा, तो यानी कि ये रेशियो यूज करेंगे कैटेगरी 2 वाली, तो नीचे 80 रखेंगे, ऊपर 60 रखेंगे, ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये 4 2s और ये 300 आएगा और ये 2 3s, तो 3 3s 9, तो 900 शेयर्स हो गए कैटेगरी 2 के जिन्होंने एरियर करा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। तो ये 900 हो गए कैटेगरी 2 के, ठीक है, तो यहां पर भी 900 और फिर ये साथ साथ 4 फीचर में जाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, कैटेगरी 1 के 1000, यहां पर अलॉटेड निकालने का चक्कर नहीं है, इसलिए यहां मैंने पहले लिख दिया था। कैटेगरी 2 के आपको क्वेश्चन में अप्लाइड गिवन है, इसलिए मैंने यहां पर अलॉटेड निकाले हैं, और स्ट्रक्चर में हमेशा अलॉटेड का ही डेटा जाता है। अब रही बात कैटेगरी 3 की, कैटेगरी 3 के लिए क्वेश्चन में वर्ड लिखा है होल्डर, ठीक है, होल्डर्स जो होते हैं ये अलॉटेड ही होते हैं, तो यहां पे डायरेक्टली अलॉटेड का ही डेटा मैंने फिल कर दिया कैटेगरी 3 का, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरीके से रेडी है। अब आपको सिर्फ ये समझना है कि कॉल्स इन अरियर जो हुआ है क्या वो डायरेक्टली निकलेगा, मतलब स्ट्रक्चर देखकर क्या हम बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का मिलाकर 1900 इंटू 4 हमारे को लग रहा है, ठीक है, बट प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो आपको ये जानना होगा कि एप्लीकेशन से कितना एडवांस अलॉटमेंट तक पहुंचा है, और क्या कुछ एडवांस ऐसा भी है जो अलॉटमेंट से भी आगे पहुंचा है, हमारे को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, कैटेगरी 1 में तो प्रोराटा नहीं है, तो कैटेगरी 1 करेंगे इग्नोर, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को जरा एक बारी अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को यहां मैं बिल्कुल पैरेलल सॉल्व करूंगा। कैटेगरी को कह रहा हूं मैं, अभी जिन्होंने 4 फीचर करे, एरियर करे, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पूरी की पूरी कैटेगरी 2 में अगर आप देखोगे तो सरप्लस कितना है, सरप्लस है 20,000 शेयर्स पे, ठीक है, 20,000 शेयर्स इंटू 5, 20,000 इंटू 5 ये हो गया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का एडवांस है। तो कैटेगरी 2 का अलॉटमेंट ड्यू चेक करेंगे अगर हम, तो ये कितना है 60,000 इंटू 4, ओवरऑल देखा जाए तो 60,000 इंटू 4। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं फेस वैल्यू और सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 2 रुपए है ना, तो 1,20,000 प्लस 1,20,000, ये कैसे आया, 60,000 इंटू 2 1,20,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000, तो 1 लाख का जो एडवांस है वो यहाँ अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट करेंगे, तो सरप्लस 1 लाख यहाँ पे एडजस्ट करा, प्रीमियम में कुछ नहीं एडजस्ट होगा, तो 20,000 रुपए की अलॉटमेंट ड्यू है और 1,20,000 का प्रीमियम हमारा ड्यू है, तो ये फेस वैल्यू है 20,000, प्रीमियम 1,20, तो इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हमें क्या समझ में आया, देखो हमारे को ये करने के बाद, ये वर्किंग करने से समझ में ही आया कि जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे नहीं पहुंचा है, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है कैटेगरी 3 का भी एक बार ये चेक कर लेते हैं। वैसे तो अगर आप देखो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी सरप्लस देखो कितने का, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, बट ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरप्लस यहाँ पर भी 20,000 शेयर का है, जैसे कैटेगरी 2 का था, सेम ही आंसर आएगा एग्जैक्ट, तो फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी। तो 20,000 शेयर पर 5 रुपए आए हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का सरप्लस आया है। और अब हम चेक करेंगे अलॉटमेंट ड्यू कैटेगरी 3 वालों की, तो कैटेगरी 3 की ड्यू क्या होगी, अलॉटेड शेयर से 40,000 इंटू 4, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो 40,000 इंटू 2 80,000 प्लस 40,000 इंटू 2 80,000, इसमें से हम माइनस करेंगे सरप्लस, सरप्लस 1 लाख का है। अब देखो अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं और एंड तक आए हो सारे क्वेश्चंस करके, तो आपको पता होगा कि ये जो एडवांस होता है
पहले ये फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है और बचा हुआ एडवांस प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा फेस वैल्यू को देंगे। तो फेस वैल्यू आपकी खत्म हो गई, प्रीमियम आपका रह गया है 60,000 का। तो हमारे को एक बात समझ में ये आई, ये वर्किंग नोट बना के ये समझ आया कि थोड़ा सा प्रीमियम ऑलरेडी पे हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ हमारे को समझ में आई है, ठीक है। तो कैटेगरी 3 में तो ये 60,000 ड्यू है और इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी चीज़ें काम आएंगी जर्नल एंट्री करते टाइम, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो कैटेगरी 2 का कर लिया, कैटेगरी 3 का कर लिया। अब आपको करना है जिन लोगों ने एरियर करा है, ठीक है। तो मेरी बात समझो जरा, कैटेगरी 1 का तो करने की जरूरत नहीं है वर्किंग नोट में, क्योंकि कैटेगरी 1 में तो प्रोराटा नहीं है। तो कैटेगरी 1 का तो आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी 1 में प्रोराटा नहीं है। मेरी बात समझो जरा, कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग सोचना होता है, ज्वाइन नहीं करना। इन तीनों को ऐड करके एज ए लाइक ज्वाइन करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, ज्वाइन नहीं करना, अलग अलग सोचो। कैटेगरी 1 में प्रोराटा नहीं है तो ये 1000 शेयर्स वालों का डायरेक्टली कॉल सिनेरियो पता चलेगा। ये जो 900 है ना, 900 कैटेगरी 2 का, इसका मेरे को अब अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखी है शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 में आपको पता है अलॉटेड 900 है, लेकिन इन लोगों ने अप्लाई करे थे 1200 के लिए। क्वेश्चन में पता है इन लोगों ने अप्लाई करे थे 1200 के लिए, तो ये मैं लिख देता हूँ। अब आपको सिर्फ इस जिन्होंने एरियर करा ना, सिर्फ इनका देखो सरप्लस कितना है, 300 शेयर्स का। इनका सरप्लस कितना है, 300 शेयर्स का। और अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहे ये वाली वर्किंग हो, चाहे ये वाली वर्किंग हो, चाहे मैं अब आगे कोई भी वर्किंग करता हूँ, मेरा सेम ही फॉर्मेट रहता है। पहले मैं सरप्लस लिखूंगा 300 इंटू 5, ठीक है, एप्लीकेशन मनी 5 का है, तो 1500 रुपए का सरप्लस है। अब इसकी हम अलॉटमेंट ड्यू निकालेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू बिल्कुल सेम स्टेप जैसे मैं ऊपर करता हूँ, सेम मैं सबका वर्किंग सेम ही तरीके से करता हूँ, तो आपको भी ईजी रहेगा। तो इसका अलॉटमेंट ड्यू अगर हम चेक करें, 900 इंटू 2 प्लस 900 इंटू 2, तो 1800 प्लस 1800 में लिख रहा हूँ। ये फेस वैल्यू का है, ये प्रीमियम का है, ठीक है। ये अपना फेस वैल्यू हो गया, ये मेरा प्रीमियम हो गया। तो 1500 पहले किस में एडजस्ट होंगे, फेस वैल्यू में। तो यहां लिखो माइनस सरप्लस 1500 प्लस यहां पे कुछ भी नहीं, और यहां ब्रैकेट बना दो, अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 1800। तो ये पैसा कंपनी इससे एक्सपेक्ट कर रही है, तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। और कंपनी जब इससे ये पैसे एक्सपेक्ट कर रही है तो कंपनी को पता चला कि भाई इसने ये पैसा नहीं दिया, यानी कि यही क्या है हमारा, कॉल्स इन एरियर है। यही क्या है हमारा, कॉल्स इन एरियर। तो शेयर होल्डर फ्रॉम कैटेगरी 2 हो गया। इसके बाद हमारे को करना है शेयर होल्डर फ्रॉम कैटेगरी 3। मैं इसके बिल्कुल पैरेलल ही करूंगा ताकि आपको सिमिलैरिटी दिखे काम में, और जो भी डिफरेंस है कैटेगरीज का वो भी साथ साथ ही दिख जाए, ठीक है। सिमिलैरिटीज भी दिख जाए, डिफरेंस भी दिख जाए। तो वर्किंग तो अपनी सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सरप्लस, ठीक है, सरप्लस लिखेंगे। अब कैटेगरी 3 में क्या है कि आपको सरप्लस निकालने से पहले ना अप्लाइड निकालना पड़ेगा। कैटेगरी 3 का अगर मैं डेटा देखूं तो कैटेगरी 3 का ये डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन इसके मेरे को होल्डर पता है, तो यानी कि मेरे को इसके अलॉटेड शेयर कितने पता है, इसके मेरे को अलॉटेड बताए गए हैं क्वेश्चन में 1200, ठीक है। तो इसके अप्लाइड निकाल लेते हैं। अप्लाइड नहीं पता ना, अप्लाइड निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर अप्लाइड नहीं निकालेंगे ना तो सरप्लस नहीं निकाल पाएंगे। तो सरप्लस निकालने के लिए हमें इनका डिफरेंस लेना होता है ना, अप्लाइड और अलॉटेड का, तो इसलिए अप्लाइड निकालेंगे। तो अप्लाइड का आंसर मुझे बताओ, जैसे अलॉटेड है 1200, तो अप्लाइड का आंसर प्रोराटा के इसमें ज्यादा आएगा। तो 1200 को मल्टीप्लाई करना है इस रेशो से, 60 और 40। तो मैं 60 ऊपर रखूंगा, 40 नीचे रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आंसर ज्यादा आएगा, तो न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटा, तो ये 4 1 ज़र, ये 4 3 ज़र, तो 300, तो ये 1800 आ गया। 6 इंटू 3 1800 आ जाएगा शेयर्स। तो यानी कि अब मेरा जो सरप्लस का कैलकुलेशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सरप्लस का कैलकुलेशन देखो, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 600 शेयर्स का इनका डिफरेंस हो गया। तो 600 शेयर्स के ऊपर सरप्लस आया है और एप्लीकेशन मनी था 5 का, ठीक है। तो ये हमारा सरप्लस का डेटा हो गया। तो अब जरा चलते हैं वापस रजिस्टर पे। तो सरप्लस आ गया 600 इंटू 5, तो ये अपना हो जाएगा 3000। तो अब इस बंदे की अलॉटमेंट ड्यू चेक करो। अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर से करते हैं, तो 1200 इंटू 4, ठीक है, 1200 इंटू 4 4800। बट इसको मैं तरीके से लिखना चाहता हूं क्योंकि फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग है। तो 4800 है ना, तो डिवाइड बाय 2 करा, 2400 प्लस 2400। ध्यान से देखो, ऊपर देखो, मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर में देखो। तो यहां पर अगर आप सरप्लस देखोगे ना तो 1200 शेयर्स का अब आपको दिखेगा कि इन्होंने ना यहां पर एरियर करा ही नहीं है, ठीक है।
तो यानी कि इन लोगों ने जो 1200 शेयर्स है अपने कैटेगरी 3 वाले, इन लोगों ने पे करी है अलॉटमेंट, तो यहाँ पर इनका एरियर नहीं है। तो जस्ट हम वर्किंग नोट में यही चीज लिख लेते हैं कि इनका कितना एडवांस आया, ठीक है, ये चीज जरा हम अपने वर्किंग नोट में मेंशन कर लेते हैं। तो वापस चलेंगे, 2400 प्लस 2400 है। तो अब अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे लिखूं, ठीक है, अब अगर मैं इसका डेटा यहाँ पे लिखूंगा, जो एडवांस है 3000 है, तो पहले फेस वैल्यू में जाएगा और फिर बचा हुआ एडवांस कितना हो गया, 600 रुपए का प्रीमियम में जाएगा। तो ये अपना 1800 आ गया और ये इसकी आफ्टर एडजस्टमेंट वाली अलॉटमेंट दी हुई। तो अब देखा जाए, अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुम्हारे को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। जैसे अब ध्यान से समझना, वर्किंग नोट तुम्हारे को समझ में आएगा कि एग्जाम में आपको ये चारों करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मैं तो अभी देखो समझा रहा हूं टॉपिक, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये सारा काम करा है। आपको एग्जाम में क्या क्या करना है, देखो हमें एग्जाम में वो चीज करनी होती है जो जर्नल में जिसका इफेक्ट शो करना होता है, ठीक है। जर्नल में जिस चीज का इफेक्ट शो करना है वो हमें यहां पर दिखाना है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 मेरी सजेशन रहेगी हमेशा बनाना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ना पता नहीं होता कि जो एडवांस है, कभी कभी पता है क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो एडवांस है ना एप्लीकेशन का, एक कैटेगरी का अलॉटमेंट तक पहुंचे, लेकिन जो अगली कैटेगरी है उसका एडवांस है एप्लीकेशन से अलॉटमेंट और अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल तक भी पहुंच रहे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जब भी आपको कैटेगरीज गिवन हो ना, कैटेगरीज का तो आपने अलग से हमेशा सॉल्व करना है, ठीक है। फिर अब यहां पर हमने जब सॉल्व करा ना, तो मेरे को यहां पर क्लियर दिख रहा है कैटेगरी 2 का एरियर हो रहा है। कैटेगरी 2 में जो शेयर होल्डर है इन्होंने एरियर करा है अलॉटमेंट पर, ठीक है, और कैटेगरी 2 का एडवांस भी कहां तक आया है, अलॉटमेंट तक आया है। तो मतलब मेरे को ये वर्किंग करनी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्किंग का सेक्शन दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एडवांस भी है और यहां पर एरियर भी है। कैटेगरी जो थर्ड है अपनी, इनका देखो जो एडवांस है वो अलॉटमेंट तक है और इन लोगों ने अलॉटमेंट पर फिर एरियर भी नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी 3 का जो एडवांस क्योंकि अलॉटमेंट तक है, फर्स्ट कॉल तक नहीं है, और इनका एरियर जो है वो फर्स्ट कॉल पर हुआ है, अलॉटमेंट पर नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को ये वाली वर्किंग ना एज सच शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका मैं क्या करूं, ये 1800 जो ड्यू है उन्होंने पे ही कर दिए। या तो होता ना इन्होंने ये पे नहीं करे होते और फिर मैं लिखता भाई ये कॉल्स इन अरियर है, तो मेरे ये काम की इंफॉर्मेशन होती, बट ये कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पर हुआ ही नहीं है। तो मतलब ये इन्फो मैं क्या करूं जान के, इन्होंने बाद में पे कर ही दिया ना, तो जर्नल में इसका कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए ये सेक्शन करने की जरूरत है नहीं। करके आ जाओगे तो कोई गलत नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट वैसे बता रहा हूं इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक बारी वर्किंग नोट मैंने जूम आउट कर दिया, ध्यान से एक बारी नोट डाउन कर लो। अब हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज, स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो अब जर्नल में देखो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो मैं यहां पर नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को साथ साथ कैश बुक बनानी है। तो जिस जिस जर्नल में बैंक अकाउंट दिखेगा ना, वो जर्नल में यहां पर नहीं करने वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं कर रहा, सीधा जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, और जो भी एडवांस आया वो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव किया अगर होगा, तो जितने अप्लाइड शेयर है क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 शेयर्स अप्लाइड है और 5 रुपए की एप्लीकेशन है, तो ये अपना सॉल्व करके आएगा 12 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है इशूड शेयर्स, तो कंपनी ने इशू करे हैं शेयर्स 2 लाख और 5 रुपए की एप्लीकेशन है, 5 2 10 लाख। तो ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, क्योंकि हमें पता है जो भी एडवांस है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे तो पहुंचा नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए हमारी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो ड्यू करने की एंट्री तो यहीं जाएगी क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट तो नहीं आने वाला। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद प्रीमियम है, देखो स्ट्रक्चर में प्रीमियम दिख रहा है, ये 2+2P लिखे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। याद रखना ड्यू की एंट्री हमेशा इशूड शेयर के हिसाब से करते हैं, तो 2 लाख इंटू 4, पूरी अलॉटमेंट 4 रुपए की है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू 2 रुपए है, 2 लाख इंटू 2, प्रीमियम 2 रुपए है तो 2 लाख इंटू 2, तो ये 4 लाख और 4 लाख हो जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है, कंपनी की जो नेक्स्ट एंट्री होगी ना, उसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि कंपनी 8 लाख रुपए मांग रही है, लेकिन 2 लाख ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। तो यानी कि कंपनी कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही है, 6 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। अब समझाने के पर्पस के लिए मैं यहां पर बैंक अकाउंट लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि समझा सकूं अच्छे से, और उसके बाद मैं आपको कट करके बता दूंगा कि एग्जाम में क्या करना है। तो यहां पर कॉल्स इन एरियर हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, ये जर्नल लिख देते हैं। फिर क्रेडिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पर कितना आएगा भाई, यहां पर 8 लाख मत लिख देना,
8 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 लाख रुपीज। तो कंपनी 6 लाख एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन ऊपर हमारे को स्ट्रक्चर में क्लियर दिख रहा है यहाँ पे एरियर्स हुए हैं, ठीक है। तो कितना एरियर हुए कैटेगरी 1 का, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लोगे 1000 इंटू 4। कैटेगरी 1 में क्योंकि प्रो राटा नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लोगे, यहाँ प्रो राटा नहीं है, तो 1000 इंटू 4, तो यानी कि 4000 हो गए कैटेगरी 1 के। इन 900 शेयर ने कितना एरियर करा है वो जरा हम चेकआउट करेंगे जरा वर्किंग नोट में। तो ये अपना वर्किंग नोट है, शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैटेगरी 2, इन्होंने अलॉटमेंट पर कितना एरियर किया है यहाँ पे हमने सॉल्व करा है 300 प्लस 1800 विच इज इक्वल टू 2100। तो ये अमाउंट हम जरा अपने जर्नल में लिख के आएंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2100 रुपीज, इन दोनों का ऐड किया ये हो जाएगा 6100। और यहां पर जो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, मान लो कैश बुक नहीं बनानी होती तो ऐसे एंट्री करते, यहां पर मेरा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 6 लाख माइनस 6100 विच इज इक्वल टू 5,93,100, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री है अगर कैश बुक नहीं बनानी होती, बट क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है तो आप ये एंट्री नहीं करोगे, आप क्या एंट्री करोगे वो मैं जरा लिख देता हूं, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे बैंक अकाउंट हटा दो, इसमें से बैंक अकाउंट हटा देंगे, तो यहां क्या आएगा कॉल्स इन अरियर डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कर दो शेयर अलॉटमेंट, क्रेडिट में कोई इशू नहीं है, क्रेडिट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट। और कॉल्स इन अरियर कितना है 6100, शेयर अलॉटमेंट कितना है 6100। आई बात समझ। तो आपकी जो ऑफिशियल एंट्री वो क्या है, ऑफिशियल एंट्री ये है थर्ड वाली, ये नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताई है कि अगर बैंक अकाउंट करते तो क्या, बट क्योंकि कैश बुक बनानी है तो हमारे को ये करनी है नेक्स्ट एंट्री। मतलब क्या हो गया देखो, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, फिर ये थर्ड एंट्री, ये समझाने के लिए लिखिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये एग्जाम में नहीं करना अगर कैश बुक बनाने को बोलेगा तो, ठीक है। तो अब देखो वापसी स्ट्रक्चर पे देखो ऊपर, तो अलॉटमेंट का हिसाब किताब पूरा। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। और याद रखना ड्यू की एंट्री में एरियर्स वगैरह का कोई टेंशन नहीं लेना होता, ड्यू की एंट्री में ड्यू करो, आराम से ड्यू करेंगे। नेक्स्ट ड्यू है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री सिंपल इशूड शेयर से करेंगे, तो 2 लाख शेयर्स इशू करें, फर्स्ट कॉल 2 रुपए के, 4 लाख कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में हम लोग पैसे रिसीव करेंगे। अगेन मैं यहां पर बैंक अकाउंट लिख देता हूं समझाने के पर्पज से, तो यहां पर बैंक अकाउंट वाली एंट्री लिख देता हूं, फिर मैं कट कर दूंगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 4 लाख यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4 लाख यहां लिखेंगे। अब जरा ऊपर स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर पर अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे ये अलॉटेड है, ठीक है। यहां पर इन 3 लोगों ने एरियर करा 1000, ये 900 और ये 1200। तो इनको अगर मैं ऐड करूं ये कितना हो रहा है 1000 प्लस 900 होता है 1900, उसमें 1200 और जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3100। इन तीनों को जोड़ूंगा 3100। तो फर्स्ट कॉल पे 3100 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो कितना एरियर हो गया 3100 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली इसलिए करना है क्योंकि जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे नहीं पहुंचा। तो एडवांस इससे आगे नहीं पहुंचा, तो जहां पर भी एडवांस नहीं पहुंचता वहां पर हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर में आप लिखेंगे 3100 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये अपना हो जाएगा 6200, जस्ट डबल करना है। और बैंक में आपका जाएगा बैलेंसिंग फिगर, बैंक में क्या जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो 4 लाख माइनस 6200 होगा 3,93,800 रुपीज, ठीक है। तो ये चीज आएगी एंट्री में। बट एग्जाम में क्या एंट्री करोगे भाई, एग्जाम में अगर कैश बुक बनाने को आएगी तो आपकी एंट्री पता क्या हो जाएगी, ये बैंक वाला एस्पेक्ट मैं हटा रहा हूं, ठीक है, मैं कटिंग कर रहा हूं, बैंक वाला एस्पेक्ट हट जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड 6200 टू शेयर फर्स्ट कॉल 6200, ठीक है। ये एंट्री करके आना अगर कैश बुक बनानी होगी। और कैश बुक अगर नहीं होगी तो ये जो मैंने कट करा है ना, कट करने से पहले जो मैंने लिखा था वो बिल्कुल करेक्ट ही लिखा था, ठीक है, गलत कुछ नहीं लिखा, बट कैश बुक की वजह से ये कट करना पड़ा है। तो ये अपनी हो जाएगी नेक्स्ट एंट्री। इसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे 4 फीचर। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो आपको करनी है नेक्स्ट एंट्री 4 फीचर की, ठीक है। तो यहां पर 4 फीचर करेंगे, ड्यू नहीं करेंगे, पहले 4 फीट करेंगे। तो 4 फीचर की एंट्री क्या होती है भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। यहां याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम पता कौन सा था जो नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड वाला यहां पर आएगा। 2 फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट कि हमने कितना कमाया, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट,
2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, शेयर कैपिटल फोरफीचर की एंट्री कर लिया। अब अमाउंट समझेंगे, अमाउंट्स में गलतियां होती हैं, बहुत ध्यान से अमाउंट्स लिखेंगे। शेयर कैपिटल में जाएगा, देखो जहां पर फोरफीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, यहां का फेस वैल्यू क्या है 2 + 2 + 5 यानी कि 9 रुपीज, फेस वैल्यू 9 है। और कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स है 1900। ये 1200 अभी नहीं हो रही, ये बाद में फोरफीट होंगे। तो 1900 इंटू 9, ठीक है, ये अपना जाएगा शेयर कैपिटल में, तो ये आ जाएगा 171,000। ठीक है, तो 17,100 हो जाएगा ये शेयर कैपिटल। प्रीमियम जाता है नॉट रिसीव्ड। ठीक है, प्रीमियम बाद में भरते हैं, फोरफीटेड शेयर बाद में भरेंगे। पहले कॉल्स इन एरियर फिल करेंगे। कॉल्स इन एरियर में जाएगा, एक तो यहां पर इन्होंने कितना कॉल्स इन एरियर किया था फर्स्ट कॉल पे, तो 1900 इंटू 2, तो 1900 इंटू 2 कितना होता है 3800, ये यहां चला जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहां पर कितना एरियर करा था ये जरा हम वर्किंग नोट से देखेंगे। देखो वर्किंग नोट में जाने से पहले ये 1000 शेयर्स ने तो पूरे 4 रुपए नहीं दिए, वो तो मेरे को याद आ गया, 4000। ठीक है, और इसको 900 का वर्किंग नोट से चेक कर लेते हैं। मेरे को याद है, एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि ये प्रोराटा का था ना, ये कैटेगरी 2 का था, तो ये प्रोराटा का था, ये कैटेगरी 2 का था, ये कैटेगरी 1 का था। तो कैटेगरी 2 का था, इसलिए एक बार इसका वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं। देखो भाई, कैटेगरी 2 का कॉल सिनेरियर लिख लिया 2100, ये अपना जाएगा फोरफीचर की एंट्री में 2100 जाएगा। एक चीज और देखो इसमें, अब एक चीज और देखते चलो। यहां पर आपको जब सॉल्व करा तो हमें पता चला कि इस बंदे से शेयर होल्डर्स जो भी थे कैटेगरी 2 वाले से, इनसे 1800 का प्रीमियम मांगा गया। तो इन्होंने 18, ये जो 2100 का कॉल सिनेरियर दिख रहा है ना, इसमें 300 का फेस वैल्यू और पूरा का पूरा प्रीमियम है, यानी कि कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि ये जो कैटेगरी 2 वाले हैं इनसे प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। ये पॉइंट हमारे को माइंड में रखना है फोरफीचर की एंट्री करते टाइम, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब चलते हैं जर्नल में। एक तो मैं यहां पर प्रीमियम लिख रहा हूं 1800 का, जो मेरा कैटेगरी 2 वालों से नहीं मिला है। ठीक है, ठीक है, जो नहीं मिला है। और जो प्रीमियम और जो कॉल सिनेरियर था वो कितना था 2100 था। 2100 में यहां पर लिख देता हूं, तो 4000 प्लस 2100 प्लस 3800 आपका जाएगा कॉल सिनेरियर में। ठीक है, तो कॉल सिनेरियर मैंने कहां से लिखा, ये 4000 प्लस 2100 मेरा अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर है, और ये 3800 मेरा फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर है। और ये सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो शेयर्स मेरे फोरफीट हो रहे हैं। ये 1200 को इग्नोर करो, ये 1200 अभी फोरफीट नहीं हो रहा, ये बाद में फोरफीट होगा, तो ये अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमेशा कौन सा अमाउंट जाता है जो कंपनी रिसीव नहीं करती, तो ये 900 शेयर्स पे पूरे 1800 रिसीव नहीं करे, और ये 1000 पे तो प्रोराटा ही नहीं था, तो इसका स्ट्रक्चर देख के ही बता देंगे 1000 इंटू 2, 2000 इससे भी रिसीव नहीं करे हैं। ठीक है, तो अब जरा हम वैल्यूज फिल करेंगे, तो ये आएगा 3800। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4 और 2 6 और 3 9, 9900। तो 9900 हमारा जाएगा कॉल सिनेरियर, और फोरफीटेड शेयर्स हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर से अपना कितना आ रहा है, ये अपना आ रहा है 11,000 रुपीज। ठीक है, ये अपना आ रहा है 11,000 रुपीज। कोई लॉजिक से निकालेगा तो लॉजिक क्या होता है भाई, कितना पैसा रिसीव करा, टोटल कितना पैसा रिसीव करा, तो जो इन्होंने दे दिया वो कंपनी का प्रॉफिट है। तो कैटेगरी 1 के 1000 बिना प्रोराटा वाले थे, तो इन पे तो 1000 इंटू 5 रुपए आए, यानी कि 5000 मिले हैं, प्लस ये जो 900 है ये अलॉटेड है, तो इन्होंने अप्लाई करे थे 1200 शेयर्स के लिए। ठीक है, कैटेगरी 2 वालों ने अप्लाई करा था 1200 शेयर्स के लिए, और इन्होंने एक ही बार पैसे दिए एप्लीकेशन के, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये 6000 प्लस 5000 तब भी 11000 हो जाएगा। तो अपनी फोरफीचर की एंट्री डन है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे ड्यू की एंट्री। याद रखो री इशू अभी नहीं कर रहे, री इशू हम बाद में करेंगे, री इशू बिल्कुल एंड में। ठीक है, री इशू यहां पर है, सब कुछ फोरफीट करने के बाद हम लोग री इशू कर रहे हैं। तो अभी हमने फिलहाल क्या करना है, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 1 रुपए की। नेक्स्ट एंट्री हमारी ड्यू की, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो यहां लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, प्रीमियम वगैरह नहीं है। अब यहां पर एक बहुत ध्यान देंगे एक चीज पर, कि कंपनी ने इशू कितने करे हैं, 2 लाख शेयर्स इशू करें। ठीक है, तो इशूड शेयर्स ही करेंगे, बट एक चीज याद रखना कि यहाँ पे 1900 शेयर्स फोरफीट हो चुके हैं, तो इनसे पैसे तो अब मांगेंगे नहीं। तो 2 लाख में से 1900 अगर माइनस करेंगे तो यह आएगा 1,98,100 शेयर्स। ठीक है, 2 लाख माइनस 1900 करेंगे क्या आएगा 1,98,100, और इनसे 1 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, तो 1,98,100 रुपीज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है फाइनल कॉल पे रिसीव करने। लेकिन यहां पर भी देखो एरियर हो रहे हैं, तो नेक्स्ट एंट्री में मैं यहां अगेन बैंक अकाउंट शो कर रहा हूं,
लेकिन वैसे आप लोग अपने आंसर में नहीं शो करोगे क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है। तो एक बारी मैं शो कर देता हूँ, फिर कट कर दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में आंसर करके आना है। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 1,98,100 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1200 शेयर्स ने 1 रुपया नहीं दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो अपनी कहाँ चली जाएगी, बैंक में चली जाएगी। तो ये आ रहा है 1,96,900 और ये 1200 यहां पर चला जाएगा। तो ये आपका आंसर है। बट अगेन मैं अब आपको बताऊंगा, कैश बुक बन रही है, तो अगर कैश बुक बन रही है तो बैंक अकाउंट नहीं दिखना चाहिए। तो बैंक अकाउंट नहीं दिखना चाहिए तो आपके आंसर पता है कैसे दिखेगा, बैंक अकाउंट हटा दो, क्या आंसर दिखेगा जर्नल में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1200, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे आपका आंसर दिखेगा क्योंकि कैश बुक हमने बनानी है। इसके बाद देखो इसको फोरफीट कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, इसके बाद इसको फोरफीट कर रहे हैं, तो अपनी जो 9th एंट्री होगी वो फोरफीचर की अगेन एंट्री हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो बहुत आराम से हो जाएगा इसका फोरफीचर, इसका तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। 1200 शेयर्स पता ही है, 1200 मल्टीप्लाइड बाई जहां पर फोरफीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू, तो लास्ट में हो रहा है तो पूरा फेस वैल्यू 10 ले लेंगे। फोरफीटेड शेयर में जाएगा जो कमाया, इससे क्या कमाया भाई, इसने जितने पैसे दे दिए, तो इसने पैसे दिए हैं 5 और 2 7। प्रीमियम अगर रिसीव कर ले कंपनी उसको इग्नोर करते हैं, प्रीमियम फोरफीचर में नहीं आता अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव कर ले। तो अगर आप स्ट्रक्चर में देखो इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे करी है, तो क्योंकि प्रीमियम पे करा है तो प्रीमियम ऐसा इग्नोर करेंगे जैसे क्वेश्चन में था ही नहीं। तो हमने इससे कितना कमाया 1200 इंटू 7 और एरियर कितना हुआ है 1200 इंटू 3, तो यहां पर आ जाएगा 1200 इंटू 3, तो 1200 इंटू 10 हो जाएगा 12,000, 1200 इंटू 7 हो जाएगा 8400, 1200 इंटू 3 हो जाएगा 3600। तो ये अपनी फोरफीचर की एंट्री हो गई। सारी जर्नल ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद हमने करना है री इशू। री इशू की एंट्री करते हैं भाई। अगेन मैं आपको बैंक अकाउंट करके दिखाऊंगा ताकि समझ में आ जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है कि 1300 शेयर्स और फिर ब्रैकेट में कुछ लिख रहा है, फिर कह रहा है वर री इशू। तो ब्रैकेट को इग्नोर करो, जो ब्रैकेट की इन्फो होती है ना उसका इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट एंट्री में जो अपनी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होती है। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है ना इस पर इफेक्ट पड़ेगा जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है। तो अभी जो हम री इशू की एंट्री कर रहे हैं उसमें नहीं इफेक्ट पड़ेगा। री इशू में बोल रहा है 8 रुपए में जा रहा है, पर शेयर वाली लैंग्वेज बैंक में जाएगी और फुल्ली पेड अप है मतलब 10 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में। और 1300 शेयर्स वो री इशू कर रहा है, तो 1300 इंटू 8, 1300 इंटू 10, तो क्लियर दिख रहा है बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकलेगी जो कि क्या होगी डिस्काउंट की। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट और ये अपना डिस्काउंट है, तो ये कितना है 1300 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2600, ये हो जाएगा 13,000 और ये हो जाएगा 10,400 रुपीज, ठीक है। अब यहां पर फोरफीटेड शेयर का आंसर आप ऐसे मत निकालना 8400 माइनस 2600, ऐसे डायरेक्टली करोगे तो गलती लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं जो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन लिखी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो भाई क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है 1300 शेयर्स, ठीक है, 1300 शेयर्स और 1300 शेयर्स कैसे, तो वो ब्रैकेट में समझा रहा है 1000 ऑफ कैटेगरी 1 एंड 300 ऑफ कैटेगरी 2 वर रीइश्यूड। देखो अपना पर्पस क्या होता है, जब भी हम कैपिटल रिजर्व का आंसर निकालते हैं ना, हमारा पर्पस होता है ये जानना कि प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स कितना रहा है, ठीक है। जितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं ना सिर्फ उस पे कितना प्रॉफिट निकाला, ये हमारा टारगेट होता है जानना, और उसमें से फिर हम डिस्काउंट वगैरह माइनस करते हैं। तो अगर 1000 शेयर्स कैटेगरी 1 के हमने री इशू करें तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर देखकर क्लियरली बता सकता हूं, क्योंकि 1000 शेयर्स कैटेगरी 1 पे प्रोराटा नहीं था, तो 1000 शेयर्स पर हमने कितना कमाया था 5000 रुपए कमाया था। तो इन 1000 शेयर्स पर मैंने कितना कमाया था 5000 रुपए कमाया था, तो ये मेरे को पता है, ठीक है। और मैं अगर आपको नीचे ये फोरफीचर की एंट्री दिखाऊं, ये एंट्री में भी देखो मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना, एक तो बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, ये फोरफीचर की एंट्री ये वाली एंट्री है फोरफीचर की, जो 1000 और 900 फोरफीट करे ना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले, इनकी फोरफीचर की एंट्री है। तो फोरफीटेड शेयर्स में हमेशा क्या जाता है प्रॉफिट, की कंपनी ने कितना कमाया शेयर फोरफीचर के दौरान। तो 5000 कमाए थे इन 1000 शेयर्स पे, और ये जो 900 थे इन पे कितना कमाया है 1200 इंटू 5, यानी कि 6000 रुपीज इन पर कमाया। ये कैसे आएगा भाई, ये मैंने उस टाइम भी समझाया था, ये कैसे निकला था,
ये आपको अलॉटेड पता है, कैटेगरी 2 के अलॉटेड 900 है, इनके अप्लाइड कितने थे, इनके अप्लाइड थे 1200 और इन्होंने एक ही बार कंपनी को पैसा दिया। तो इन्होंने कितना पैसा दिया कंपनी को, एक ही बार दिया एप्लीकेशन पे, तो 1200 इंटू 5 ही इन्होंने कंपनी को दिया जो जब्त हो गया। तो कंपनी की कमाई कितनी हो गई, पूरे 6000 रुपए। लेकिन ये 6000 रुपए कमाया कितने शेयर्स पे, 900 शेयर्स पे कमाया। ध्यान से देखो, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये देखो अब मैं वर्किंग बना रहा हूं, ये शेयर्स बनाया, ये यहां पर प्रॉफिट बनाया, ठीक है, यूनिटरी मेथड। ये हमने कमाया 900 शेयर पे कमाया ना, तो 900 शेयर पर मैंने कितना कमाया, 6000 कमाया। लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं इस कैटेगरी के, सिर्फ 300। तो मुझे जानना है 300 शेयर पे कितना कमाया, तो डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, यहां 300 आएगा तो दोनों तरफ डिवाइड बाय 3 कर देता हूं। तो 300 शेयर पर मैंने कितना कमाया, यहां पर डिवाइड करके आ रहा है 2000, तो 2000 मैंने कमाया है यहां पर, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स कितने, 5000 प्लस 6000 नहीं, प्लस 2000 रुपए, यानी कि मैंने कितना कमाया, मैंने कमाया है 7000 रुपए कमाया है री इशूड शेयर्स पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब हम चलते हैं फाइनल जर्नल एंट्री पे। तो यहां पर देखो कैपिटल रिजर्व में जाता है प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स जो कि 7000 था, तो 7000 में से डिस्काउंट कितना हो गया, ये 2600, ये आपको री इशू की एंट्री दिख रही है, 2600 हमारा डिस्काउंट हो गया। तो 7000 में से 2600 जाएंगे तो नेट कमाई जो होती है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, विच इज 4400, ठीक है। तो ये अपना हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब ये 10th एंट्री में बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश बुक बनानी है, तो ये एंट्री मैं कट कर रहा हूं, गलत नहीं है, आपके आंसर के हिसाब से करेक्ट नहीं है। तो बैंक अकाउंट अगर मैं यहां से हटा रहा हूं तो मेरी एंट्री बनेगी फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 2600, ठीक है। तो अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज दिखा देता हूं जूम आउट करके। तो ये वर्किंग नोट है, सबसे पहले वर्किंग नोट देख लो। अब देखते हैं जर्नल, ये है जर्नल एंट्री, ठीक है, फर्स्ट पेज है जर्नल का, ये सेकंड पेज है, सेकंड पेज पे सिर्फ एक ही एंट्री करी है मैंने, ये लास्ट पेज है जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। अब हम करेंगे इसके बाद प्रिपेयर कैश बुक, प्रिपेयर करेंगे कैश बुक। कैश बुक याद रखना भाई, रिवाइज करा देता हूं, डेबिट में एंट्री करते हैं पैसे के आने की, क्रेडिट में एंट्री करते हैं आउटफ्लोज की, ठीक है। तो क्रेडिट में कंपनी अकाउंट्स में कैश बुक में सिर्फ एक ही एंट्री होती है अगर हम कुछ रिफंड करें, ठीक है। तो यहां पर तो हम रिफंड करने नहीं वाले इस क्वेश्चन में। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन में कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा है, 12 लाख। अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव किया, देखो जर्नल में मैंने बैंक अकाउंट करके दिखाया था ना, तो ये एक तरीके से बैंक अकाउंट है। तो आपकी जर्नल क्या बनी यहाँ पे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा कंपनी ने रिसीव करा वो आप यहाँ लिखो, और कैश बुक करके जाना भाई, बोर्ड में आ जाती है कई बार कैश बुक, कहीं छोड़ के चले जाओ। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव करा, 3,93,800। फिर हम लिखेंगे टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे कितना रिसीव करा है, 1,96,900। सारी चीजें मैंने जर्नल में बैंक अकाउंट वाली दिखाई हैं, तो अमाउंट्स आपको पता है कैसे निकले, ठीक है। और ये जर्नल है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अकाउंट ही तो बन रही है एक तरीके से, बैंक अकाउंट ही तो होता था कैश बुक, 11th में बनाया होगा मुझे लग रहा है, शायद बनाया हो, ठीक है। तो बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कौन सी एंट्री है भाई, ये री इशू वाली, री इशू वाली, ये 10,400 में री इशू है ना, तब भी पैसा रिसीव हुए। तो ये सारी एंट्रीज आएंगी डेबिट में। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 23,95,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सीडी। डेट का कॉलम खाली छोड़ देना क्योंकि डेट्स हमारे को गिवन नहीं है, तो डेट का कॉलम खाली छोड़ देंगे और 23,95,000 कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये कैश बुक हमारी बन गई है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। और बैलेंस शीट बहुत ध्यान से समझना, सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट ना निकालने में गलती हो जाएगी। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, वन लिखना ये कंपल्सरी होता है, ठीक है। नोट नंबर होता है, नंबर्स दे रहे हैं हम लोग, तो ये लिखना 1 कंपल्सरी है। तो शेयर कैपिटल ऑर्डर वाइज बनाएंगे, ठीक है। पहले कभी बना रखी है बैलेंस शीट या याद है बैलेंस शीट कैसे बनाते थे। सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल में हमारे को नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, तो इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो ऐड 10 ईच। मेरे को क्योंकि नहीं पता ना, तो मैंने डॉट 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 लिख लिया, मेरे को पता ही नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे आंसर भी नहीं पता, तो आंसर भी नहीं पता, तो डॉट 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 और डबल लाइन्स। ये फॉर्मेट का पार्ट है, कर जरूर आना, नहीं करके आओगे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल गिवन हो चाहे ना गिवन हो, मेंशन करके आना, ठीक है। फॉर्मेट बनाओगे ना, लिख कर आना। उसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल,
तो इशूड कैपिटल में हमारे को बताया गया है कि 2 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने का है 10 ईच, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो चाहे अंडर सब्सक्रिप्शन हो, जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं वही आपको लिखना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये अपना 20 लाख, और डबल लाइन यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल लाइन मतलब टोटल में अब आगे इसका यूज नहीं है, बाद में टोटल करेंगे ना तो 20 लाख को कंसीडर नहीं करना है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो मैं आपको एकदम ईजीएस्ट वे बताऊंगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है, देखो इसमें एक चीज याद रखना कि अपने जितने भी इशूड शेयर्स थे ना, तो इशूड शेयर्स में से माइनस करो फोरफीटेड और वापसी कर दो ऐड री इशूड, ठीक है। इशूड में से माइनस करो फोरफीटेड और वापसी ऐड कर दो री इशूड। और क्योंकि री इशू भी हमारे फुल्ली पेड अप थे, री इशू भी क्योंकि फुल्ली पेड अप थे, आप जर्नल देखो री इशू की, री इशू भी फुल्ली पेड अप थे, इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ही वो आ जाएगा। देखो भाई, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या वैल्यूज देंगे बहुत ध्यान से समझना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं। इसमें एक तो याद रखो इशू कितने करें हमने शेयर्स, तो इशू करें 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो इशू कितने करें, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2 लाख, ठीक है। तो इशू कितने करें 2 लाख शेयर्स इशू करें। अब इसमें से आपको माइनस करना होता है फोरफीटेड शेयर्स, इसमें से आपको माइनस करना होता है फोरफीटेड शेयर्स, लेकिन अगर फोरफीटेड शेयर्स में से कुछ भी री इशू हो जाए ना, वो वापसी ऐड बैक करना होता है। अगर कुछ भी री इशू हो जाए वो वापसी ऐड बैक करना होता है, ठीक है। क्योंकि री इशू का मतलब ये हो गया ना कि कंपनी को पैसे मिल गए। देखो इस लैंग्वेज का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। कह रहा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब मतलब लोगों ने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पे किया, सब्सक्राइब मतलब लोगों ने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पे करा। एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप मतलब पूरे के पूरे 10 रुपए भी पे कर दिए। फुल्ली पेड अप मतलब पूरे के पूरे जितने का भी शेयर था पूरे के पूरे 10 रुपए पे कर दिए। तो 2 लाख में से फोरफीट हुए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3100। अगर मैं सारे शेयर्स ऐड करूं तो 3100 शेयर्स फोरफीट हुए क्वेश्चन में, और री इशू कितने हुए 1300 शेयर्स री इशू हुए। तो 2 लाख माइनस 3100 प्लस 1300, और ये जो री इशू है ये फुल्ली पेड अप है। अगर आप क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो तो ये फुल्ली पेड अप है। तो 2 लाख माइनस 3100 प्लस 1300 कितना होता है भाई, ये आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 1,98,200। तो ये वो शेयर्स निकल कर आ गए हैं, फोर फीचर री इशू सबका इफेक्ट करने के बाद ये वो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए जिन पे एप्लीकेशन मनी भी आया है और पूरे के पूरे 10 रुपए भी आए हैं। तो वो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की हेडिंग के नीचे। तो ये अब हम यहां पर लिखेंगे 1,98,200 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है, एट 10 ईच। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 19,82,000 रुपीज, ठीक है। अब आपको एक बात और समझनी है, और वो क्या समझना है कि इसमें से कोई भी शेयर, ये जो मैंने शेयर्स निकाले, क्या इनमें से कोई भी शेयर ऐसे हैं जो नॉट फुल्ली पेड अप हो। तो अगर आप ध्यान से समझो, नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब वो होता है कि जिन पे 10 रुपए मंगाए थे लेकिन 8 रुपए आए हुए हैं, या 9 रुपए आए हुए हैं, या 7 रुपए आए हुए हैं, वो वाले शेयर्स। तो 2 लाख में से ना जितने शेयर्स फोरफीट हुए उसमें से जो 1300 री इशू है ना, ये फुल्ली पेड अप थे। तो ये फुल्ली पेड अप थे। तो यानी कि नॉट फुल्ली पेड अप वाले जो थे ना, नॉट फुल्ली पेड अप वाले जो थे वो कितने थे, कैटेगरी 3 के थे, कैटेगरी 3 के थे 1200। लेकिन इन नॉट फुल्ली पेड अप को हमने नॉट फुल्ली पेड अप नहीं रहने दिया था, इनको हमने क्या कर दिया था, हमने इनको कर दिया था फोरफीट। तो मतलब कि सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप एक भी शेयर नहीं है कंपनी पास। कंपनी के पास क्या है, जितने भी शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हैं, और बचे हुए पैसे कहाँ हैं, फोरफीटेड शेयर अकाउंट में बचे हुए पैसे हैं। तो अब देखो आगे हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अब आप यहां पर लिखोगे प्लस फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर कुछ भी नहीं है नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि जो भी नॉट फुल्ली पेड अप था उनको फोरफीट करो। तो फोरफीटेड शेयर अकाउंट, और इसके सामने क्या अमाउंट लिखना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं इजीएस्ट तरीका बताऊंगा, और उसके लिए हम चलेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज चेक करो, और मैं यहां क्या बताऊंगा, क्या लिखना है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखना है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, फोरफीटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस लिखना है यहां पर, ठीक है। मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। अब आपको मैं जर्नल में लेकर चलता हूं। देखो भाई, सबसे पहली वाली जर्नल एंट्री कौन सी है, फोरफीटेड शेयर की, ये वाली है सबसे पहले वाली जर्नल एंट्री। तो यहां पे फोरफीटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना है, देखो फोरफीटेड शेयर्स का यहां पे क्रेडिट बैलेंस कितना है 11,000। तो ये नोट डाउन करा, ये नोट डाउन करा।
अब हम आगे ढूंढते हैं जर्नल में फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट कैसे और कहां पर लिखा है। अब नेक्स्ट एंट्री जो फोरफिटेड शेयर्स की मेरे को दिख रही है वो 9th नंबर है, तो यहां पर मैं फिर से लिख लेता हूं। तो अब मेरे को फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना दिख रहा है, 8400 का दिख रहा है। मैंने ये भी यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है, ये भी ऐड कर दिया। मैं बैलेंस शीट वाला हिसाब किताब कर रहा हूं। अब आप देखो नीचे नेक्स्ट एंट्री में मेरे को फोरफिटेड शेयर्स दिख रहा है, लेकिन ये कहां है, ये तो डेबिट में है ना, ये तो डेबिट में। तो यानी कि मेरे पास अब क्या है, अब अगर मैं दोबारा लिखूं तो मेरे पास क्या है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट तो है लेकिन क्या है, डेबिट में। तो डेबिट कितना है, ये मैं लिख रहा हूं, डेबिट है 2600। अब मैं आपको शो करता हूं, आई थिंक स्क्रीन पे नहीं आ रहा। तो ये मैंने यहां लिख दिया डेबिट में, पहले क्रेडिट का लिखा, अब मैं डेबिट का लिखा। अब मैं नीचे देखो, नीचे चेक करा, ये मेरे पास 11th एंट्री है और यहां पर भी फोरफिटेड शेयर मेरे को दिख रहा है डेबिट का कितना, 4400। बाहर वाला देखो, ये ब्रैकेट इग्नोर करो, बाहर मेन अमाउंट के कॉलम में क्या लिखा है, 4400 डेबिट का। तो मैं ये यहां पर लिखूंगा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, और ये मैंने लिखा 4400, ठीक है। तो आपको पता है इसमें से कौन सी फिगर जाननी है, आपको जानना है नेट इफेक्ट, नेट। तो नेट का मतलब है कि क्रेडिट को तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो क्रेडिट मैंने ऐड करा, तो ये 11 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 19,400। और इसमें से ये डेबिट वाला माइनस करो, 4 और 2 6 और ये 1 हो गया 7,000। तो ये 7,000 करो माइनस, तो 19,400 में से 7,000 जाएंगे तो ये कितना आएगा, 12,400। तो ये नेट क्रेडिट बैलेंस जो आया है ना, नेट क्रेडिट बैलेंस जर्नल से देखकर जो हमने निकाला है, ये 12,400 आपको बैलेंस शीट में भेजना है। ये फिगर कैसे निकाली, पीछे जाकर एक बार फिर से देखो। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, फोरफिटेड शेयर्स का नेट क्रेडिट बैलेंस, फोरफिटेड शेयर्स का क्या, नेट क्रेडिट बैलेंस आपको निकालना है और बैलेंस शीट में जाकर लिख देना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 12,400। ये कैसे आया, ये अभी अभी समझाया। इसको ऐड करो इन दोनों को, तो आपको आंसर मिलेगा 19,94,400 रुपीज। तो ये मेरा ऐड करने पे आ गया। अब हमारा ये वो नंबर है जो शेयर कैपिटल का ऊपर आंसर में जाएगा। ये जो नोट नंबर हम बना रहे हैं, इसका मेन आंसर जो था वो ये था। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस रह गया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रह गया। सेकंड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां पर कर देते हैं, ठीक है। मैं पूरा ही क्वेश्चन करा रहा हूं, अब इतना लंबा करा दिया तो ये भी एंड पूरा अच्छे से करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दो तरीके के रिजर्व हैं, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक है हमारे पास कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व तो हमने लास्ट एंट्री देखी है, कैपिटल रिजर्व की तो लास्ट एंट्री है जर्नल में 4400। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने कितना रिसीव करा है, 4 लाख का रिसीव करा है। मतलब 4 लाख का रिसीव करना चाहिए था, लेकिन जो 4 फीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ है ना 3800 से, वो हटा दो। 4 लाख रिसीव करना चाहिए था ना, 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव करना था, तो 4 लाख रिसीव करना चाहिए था। लेकिन कितना रिसीव करा एक्चुअली में, कितना रिसीव करा, तो ये 4 फीचर की एंट्री में ना सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करा था हमने, तो वो हटा रहे हैं। तो 4 लाख माइनस 3800 कितना हो जाएगा, 3,96,200 रुपीज। तो इसको जरा ऐड कर देते हैं, ये हमारा ऐड करने पे आएगा 4,06,000 रुपीज, ठीक है। तो ये भी कर लिया। अब हम जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है नोट नंबर 3, ये अपने एसेट्स में जाएगा बैलेंस शीट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और कैश एट बैंक। देखो इसको निकालना, कुछ नहीं करना, जो आपने कैश बुक बनाई थी ना, कैश बुक में से बैलेंसिंग फिगर का क्या आंसर था, वो आंसर आप यहां पर लिख दोगे, 23,95,000 रुपीज, ठीक है। तो जस्ट नीचे डबल लाइंस लगा देना। और अब हम बनाएंगे, ठीक है, मेन बैलेंस शीट। तो इसका आंसर कहां से देख के निकालना है, कैश बुक से, और कैश बुक हमने बनाई है और उसकी बैलेंसिंग फिगर है ये आपकी बैलेंस शीट है। फॉर्मेट देख लो, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नेम एज एट, ठीक है, एज एट जो भी डेट होगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2। शेयर कैपिटल के नोट नंबर 1 के सामने आती है सब्सक्राइब कैपिटल की आंसर की वैल्यू, ठीक है। जो सब्सक्राइब कैपिटल का आंसर था ना 19,94,400। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का टोटल, ये नोट नंबर 2 में निकाला था, ये आया था 4,06,000। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 23,95,000। तो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का टोटल ये होगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल भी आपको याद होगा कितना था, 23,95,000। सिंगल आइटम है, इसी को ही ऐड कर देते हैं, 23,95,000 दोबारा लिख देंगे और नीचे डबल लाइंस।
सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ यार आप लोग लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।